Hello and welcome to all. My name is Shanu Aswal and you are watching your channel Study for All. Study for All में GS एपिसोड का 11 एपिसोड मैंने कवर अप कर दिया था। तो जिन लोगों ने एपिसोड नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो जाकर आप GS एपिसोड के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट इसका अलग से मैंने बनाया हुआ है, सो वहाँ जाइए और एपिसोड वाइज पढ़ते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन ये है, आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है कि पारिस्थितिकी की खोज किसने की और कब की। ठीक है, खोज किसने की और कब की आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि वृक्ष का आदमी किसे कहा गया है, तो भारत में वृक्ष का आदमी जैसे मैंने पढ़ाया हुआ था आपको बताना है। एपिको आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है या किस आंदोलन के नाम से और से जाना जाता है, और इसके प्रणेता कौन थे, इसको शुभारंभ किसने किया, और सबसे लास्ट में विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स सभी आंसर आपको देने हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो कि GS एपिसोड सीरीज़ है, इसका पार्ट यानी एपिसोड 12 है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आपके सामने इस सीरीज़ को, जिसमें आपको थोड़ा सा अम्ल कई सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ। तो इसे नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताने वाला हूँ आपको। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बात की जाए तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है भैया, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला ये होता है, ध्यान से देखिएगा, HNO3 क्या होता है, HNO3 क्या होता है, HNO3। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा कि नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3। अगर बात किएगी इसे किस अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो इसे सोरे का अम्ल बोलते हैं। इसे किस अम्ल के नाम से जाना जाता है भैया, तो इसे सोरे का अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो किस अम्ल को सोरे का अम्ल कहा गया है, तो आप नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 पे लगा सकते हैं। अगर बात की जाएगी इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका उपयोग अगर बात की जाएगी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः देखिएगा कहाँ करते हैं, विस्फोटक पदार्थ में। किस में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ में। ध्यान से देखिएगा, पहला उपयोग कहाँ होता है, विस्फोटक पदार्थ में। दूसरा कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उर्वरक में यानी फर्टिलाइज़र में। कहाँ पे भैया, फर्टिलाइज़र में इसका उपयोग करते हैं, उर्वरक। ठीक, उर्वरक में इसका प्रयोग करते हैं। अगर और बात की जाए और कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो रंजक अभिकर्मक में। किसमें प्रयोग करते हैं भैया, रंजक अभिकर्मक में भी क्वेश्चन आता है कि रंजक अभिकर्मक में किसका उपयोग किया जाता है, तो रंजक अभिकर्मक में। मैं इसको डिटेलिंग में बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको मतलब कि इम्पोर्टेंट वाइज मैं बता देता हूँ, रंजक अभिकर्मक में उपयोग किया जाता है। और लास्ट में अगर बात की जाएगी धातु के निष्कर्षण में, यानी धातु प्राप्त किया जाता है। जैसे अयस्क से ही क्या प्राप्त करते हैं, तो अयस्क से ही धातु की प्राप्ति होती है, यानी धातु के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो धातु के निष्कर्षण में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे मैं रफ कर दे रहा हूँ उसे, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा आप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन सा अम्ल की बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। आगे किसकी बात करते हैं भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आगे जो बात कर रहा हूँ मैं किस अम्ल की बात कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर बात की जाए सूत्र क्या होता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका फार्मूला होता है H2SO4। इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है भैया, H2SO4 होता है। अच्छा, इसको किस और किन किन नामों से जाना जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसे गंधक का अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे गंधक का अम्ल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा कि अगर और क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो और क्या बनता है, इसे कशिश का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे कशिश का अम्ल, क्या बोला जाता है, कशिश का अम्ल भी बोला जाता है। इसे कशिश का अम्ल भी कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोयल। क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोयल बोलते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रोयल किसे बोला गया है, तो किसे बोला जाता है भैया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को बोला जाता है। अगर बात की जाएगी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं भैया,
पेट्रोलियम शोधन में, किस में करते हैं, पेट्रोलियम शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम शोधन में मतलब शोधन मतलब साफ करने में, यानी किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त करते हैं, तो पेट्रोल क्या प्राप्त करते हैं भैया, तो पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त करते हैं। और किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं भैया, प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोलियम शोधन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे पेट्रोलियम यानी पेट्रोल का देखिए कितना महत्व होता है। तो वर्तमान की स्थिति में यह हमेशा इसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो इसलिए इसे रसायनों का राजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसे रसायनों का राजा भी कहा गया है। क्या बोला गया है भैया, तो इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। अच्छा बात कीजिएगा और किसमें, और क्या बनाने में इसका उपयोग करते हैं, तो डिटर्जेंट बनाने में भी इसी का प्रयोग करते हैं। क्या बनाने में भैया, डिटर्जेंट बनाने में भी, डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक बनाने में। क्या बनाने में भैया, अपमार्जक बनाने में। क्या बनाने में, अपमार्जक बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो अपमार्जक बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जो ताजमहल देख रहे होंगे इसमें ख़राब हो रहा है, ताजमहल जो ख़राब हो रहा है ये भी सल्फ़र के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। तो ताजमहल का जो ताजमहल क्या हो रही है, बदरंग हो रही है। ठीक, बदरंग यानी क्या कह सकते हैं, पीला हो रही है। तो ये पीला किसके कारण होता है, तो मेनली जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, सल्फर के 4 ऑक्साइड हैं यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड यानी 2 ऑक्साइड है। तो ध्यान से देखिएगा, ताजमहल जो बदरंग यानी पीला होता आ रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर बात की जाएगी ताजमहल का जो बदरंग हो रहा है, दूसरा कौन सा जिम्मेदार है, सेकेंड नंबर पर, तो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कौन जिम्मेदार है, तो दूसरे नंबर पर नाइट्रिक अम्ल। दूसरे नंबर पर क्या जिम्मेदार है, नाइट्रिक अम्ल। दूसरे नंबर पर कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, ताजमहल को बदरंग करने में या बदरंग करने में, तो नाइट्रिक अम्ल। और ताजमहल को पीला या बदरंग करने में किसका हाथ है, तो सल्फर का। तो सल्फर का कलर कैसा होता है, सल्फर का कलर ही पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। यही कारण है कि ताजमहल क्या होती जा रही है, पीली होती जा रही है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा बात की जाएगी, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है। तो सर्वाधिक उपयोग होने वाला रसायन यानी सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग होने वाला रसायन भी कौन सा है, तो सर्वाधिक उपयोग होने वाला रसायन, तो सर्वाधिक उपयोग होने वाला केमिकल कौन सा है यानी रसायन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसे गंधक अम्ल बोलते हैं, इसे कशिश का अम्ल यानी ऑयल ऑफ पेट्रोल बोलते हैं। पेट्रोलियम शोधन में किसकी मदद से पेट्रोलियम शोधन किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा पेट्रोल की प्राप्ति किस विधि द्वारा करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं। अब पेट्रोल प्राप्त हो रहा है पेट्रोलियम से, तो इसीलिए इसे रसायनों का राजा भी बोलते हैं। क्या बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, डिटर्जेंट यानी अपमार्जक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ताजमहल बदरंग यानी पीला हो रहा है, तो पीला सल्फर का कलर पीला होता है, यही कारण है। सबसे ज़्यादा सल्फर के 4 ऑक्साइड हैं, यही कारण है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या होता है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है ताजमहल को बदरंग करने में या पीला करने में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। और सबसे लास्ट में सर्वाधिक उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा है ताजमहल को बदरंग करने में, ठीक, तो कौन सा हो जाता है भैया, तो नाइट्रिक अम्ल। ठीक, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। अच्छा कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए, तो ये ताजमहल जो प्रभावित हो रहा है, तो ताजमहल का जो ये जो प्रभावित हो रहा है ये किसके कारण होता है, तो ताजमहल जो प्रभावित होता है ये होता है भैया अम्लीय वर्षा के कारण। तो कि कौन जिम्मेदार है ये, तो अम्लीय वर्षा के कारण ही यानी एसिडिक रेन के कारण ही ताजमहल बदरंग हो रहा है। उसी में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है, यही कारण है ताजमहल बदरंग होता आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक एक और है, एक अम्ल की और बात कर रहे थे, HCl। किस अम्ल की बात करते हैं, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ध्यान से देखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर बात की जाएगी इसे
किस अम्ल के नाम से रहता है? तो ध्यान से देखिएगा, इसे और बहुत सारे नामों से रहता है। इसे नमक का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नमक का अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नमक का अम्ल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा नमक का अम्ल किसे बोला गया है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का बोला जाता है। अच्छा, टॉयलेट या टाइल्स क्लीनर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टॉयलेट, ध्यान से देखिएगा, टॉयलेट जो जाते हैं हम सब, टॉयलेट या, ध्यान से देखिएगा, टॉयलेट या टाइल्स क्लीनर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो टाइल्स को क्लीन करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो HCl का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे बाथरूम क्लीनर भी बोला गया है। तो HCl को किस नाम से आता है? बाथरूम क्लीनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बाथरूम क्लीनर भी इसको बोला गया है। अच्छा, और बात की है और किस नामों से आता है? तो इसे और किस अम्ल के नाम से आता है? तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसे म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसे किस अम्ल के नाम से और भी जाना जाता है? तो इसे म्यूरेटिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला था भैया? इसे म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। और बात की जाए क्वेश्चन, तो और क्या बनेगा? और बनेगा, हाँ, ये अमाशय में, ध्यान से देखिएगा, अमाशय में भोजन 4.5 घंटे लगभग रहती है, 4 से 5 घंटे के बीच में। तो अमाशय में भोजन इतना समय तक रहता है, तो अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। तो अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक, और क्या इसका यूजेस है? तो जैसे आप खाना खाए, खाना में मान लीजिए खुला था, बैक्टीरिया उसमें बैठा था या वायरस था, तो ये क्या करता है? अमाशय में, ध्यान से देखिएगा, अमाशय में अगर आ गया है जीवाणु और विषाणु, अमाशय में ही, ध्यान से देखिएगा, ये जीवाणु को, और ध्यान से देखिएगा, यानी बैक्टीरिया को, और विषाणु यानी वायरस को ये किल कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर बात की जाएगी, हाँ, और बात की जाएगी तो क्या होगा? ये एसिडिटी में भी मेंटेन रखता है। देखिए, एसिडिटी होने से रोकता है, ये अम्लीयता होने से भी रोकता है, एसिडिटी को रोकता है। तो एसिडिटी आजकल बहुत लोगों को हो जाता है, तो एसिडिटी को भी क्या करता है? ये रोकता है। अम्लीयता यानी एसिडिटी होने से हमें बचाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आजकल जानते होंगे, आजकल नाभिकीय चिकित्सा हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी कारगर साबित हो रही है आज के ज़माने में। ठीक है, कौन सी चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं? तो टॉपिक आपका होने वाला है नाभिकीय चिकित्सा। कौन सा टॉपिक होने वाला भैया? नाभिकीय चिकित्सा। कौन सा टॉपिक होने वाला है? नाभिकीय चिकित्सा। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मैं पूरा इसको कवर अप कर दूंगा। नाभिकीय चिकित्सा पूरा ध्यान से समझिएगा, आजकल इसका प्रचलन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा, फास्फोरस का सूत्र सुने होंगे, P34। ध्यान से देखिए, P34 का प्रयोग, देखिए आजकल न्यूक्लियर मेडिकोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। नवीन नाभिकीय पद्धति से, न्यूक्लियर पद्धति से, सिस्टम से चिकित्सा का यूज़ हो रहा है आजकल। तो देखिएगा, P34 यानी फास्फोरस, इसका नाम क्या है? P फॉर क्या होता है? फास्फोरस। P4 क्या हो जाएगा भैया? फास्फोरस। तो फास्फोरस 34, क्या भैया? फास्फोरस 34। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रक्त कैंसर के उपचार में। किस कैंसर के उपचार में भैया? तो रक्त कैंसर के उपचार में। और रक्त कैंसर को इंग्लिश में मैंने पढ़ा चुका हूँ कि किसके कारण होता है। तो रक्त कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। तो रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो ये फास्फोरस 34। ये 34 क्या है? आइसोटोप्स यानी उसका समस्थानिक है। तो फास्फोरस के 34 समस्थानिक का प्रयोग रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। और ल्यूकीमिया किसकी कमी से होता है? तो WBC कमी से। किसकी कमी से भैया? WBC अगर क्या हो जाए? कमी हो जाए पूरी तरह से, या क्या हो जाए? नष्ट हो जाए पूरी तरह से। तो रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया नामक रोग होता है, जो कि बहुत घातक है। अगर बात की जाएगी दूसरे क्वेश्चन की, तो CO का नाम सुना होगा, किसका सूत्र है? तो CO होता है कोबाल्ट का। CO किसका फार्मूला होता है भैया? कोबाल्ट का। तो ध्यान से देखिएगा, कोबाल्ट अगर बात की जाए तो कोबाल्ट 60, किसकी बात की जाए भैया? कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट के 60 आइसोटोप्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, ट्यूमर के इलाज में। किसके इलाज में? ट्यूमर के इलाज में। और ट्यूमर ही किसका जनक है? तो ट्यूमर ही कैंसर का जनक है। किसका जनक है? तो कैंसर के मतलब कि इलाज में। और थायराइड
जो थायराइड ग्रंथि पाती है, तो थायराइड ग्लैंड के भी इलाज में, तो के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो किस किसके इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूमर के इलाज में, कैंसर के उपचार इलाज में, और किसके इलाज में भैया, और ये किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थायराइड के इलाज में प्रयोग करते हैं। अब आपने एयू नाम सुना होगा, एयू इसका फार्मूला होता है, तो सोने का फार्मूला होता है सोना, और ये 198 समस्थानिक, सोना का 198 समस्थानिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये लीवर के इलाज में, किसके इलाज में, लीवर को हम क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, यकृत के इलाज में। तो लीवर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं, तो लीवर के में किसका प्रयोग करते हैं, लीवर के इलाज में, तो सोना यानी गोल्ड 198 समस्थानिक का, सोना के 198 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और एयू देखिए इंग्लिश में किसका फार्मूला है, तो सोने का फार्मूला है। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, ऑरम, रासायनिक नाम क्या भी है, ऑरम। सोना का अगर पूछेगा रासायनिक नाम क्या है केमिकल में, यानी केमिस्ट्री में क्या नाम है इसका, तो ऑरम। ऑरम का क्या ले लिया गया, तो क्या लिया गया, एयू, तो इसीलिए इसका गोल्ड का फार्मूला, सोना का फार्मूला एयू होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर बात की जाएगी, और आपने नाम सुना होगा एक अक्रिय गैस का, जिसका नाम है जीनॉन, क्या नाम है भैया, जीनॉन। तो जीनॉन का सूत्र क्या होता है, एक्सई, तो एक्सई ध्यान से देखिएगा, एक्सई जो होता है, एक्सई का 133वां समस्थानिक, एक्सई 133 समस्थानिक का प्रयोग किसमें करते हैं, तो फेफड़े के इलाज में, किसके इलाज में, तो फेफड़े के इलाज में, किसके इलाज में भैया, फेफड़े के इलाज में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, नॉलेज मिल रही होगी। अच्छा, अगर आपने नाम सुना होगा तो किसका नाम सुना होगा, अरे आयरन का, आयरन का फार्मूला क्या होता है, तो आयरन का फार्मूला होता है Fe, आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe 59, यानी आयरन के 59 समस्थानिक का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, एनीमिया में किया जाता है। किस में किया था भैया, एनीमिया। तो एनीमिया मतलब होता है, इसे बोलते हैं रक्त अल्पता, क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आयरन यानी Fe के 59 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं हैज़ बना के लिख दे रहा हूँ, सोडियम के 24 समस्थानिक का प्रयोग, किसके भैया, सोडियम के, बहुत ध्यान से समझिएगा, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है। सोडियम के 24वें समस्थानिक का प्रयोग क्या होता है, खून के थक्के यानी रक्त के, ध्यान से देखिएगा, रक्त के थक्के, थक्का मतलब जमने, तो रक्त के थक्के के जगह का पता लगाया जाता है कि बॉडी में कहाँ ब्लड क्लॉट कर गए। तो रक्त के थक्के की जगह का पता लगाने में, क्या करने में भैया, पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रक्त के थक्के की जगह मतलब किस प्लेस पे, बॉडी में किस जगह पे क्लॉट हो रही है, देखते हैं ब्रेन हेमरेज बताते हैं, ब्रेन यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर गई, तो इसमें इसका पता करने के लिए कि कहाँ हुई, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, बॉडी में कहाँ हुआ, तो सोडियम के 24 समस्थानिक का पता लगाने का उपयोग करके रक्त के थक्के के जगह का पता लगाया जाता है कि क्लॉट कहाँ पर, किस प्लेस पर हुई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इसका क्या होता है, और सोडियम समस्थानिक का प्रयोग और किस में करते हैं, रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए, रक्त प्रवाह की ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन कितनी स्पीड से हो रहा है, तो रक्त प्रवाह की गति को मापने में, रक्त प्रवाह की गति को मापने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो भी सोडियम के 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियम की किरणों का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में कि रेडियम की किरणों का प्रयोग, किसका उपयोग है, रेडियम की किरणों का उपयोग, इसका भी उपयोग करते हैं। तो रेडियम की किरणों का उपयोग अगर बात की जाएगी तो किस में किया जाता है, तो रेडियम की किरणों का उपयोग त्वचा की बीमारियों का पता लगाने के लिए, त्वचा की बीमारी में करते हैं। किसमें, त्वचा की बीमारी में किसका प्रयोग करते हैं भैया, तो त्वचा की बीमारी में रेडियम की किरणों का प्रयोग किया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन के बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।